हेलो स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हमारा सब्जेक्ट चल रहा है इरिगेशन, जिसको वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हमने पिछले लेक्चर्स में की थी। थोड़ा ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले कवर किया है कि इरिगेशन होता क्या है, क्या इसके टाइप्स हैं, और अपने इंडिया में क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, और इंडिया के कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है इरिगेशन के ओवरऑल, और उनके क्या साइलेंट फीचर्स है, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम कुछ टेक्निकल टर्म्स थी हमारे इरिगेशन से रिलेटेड, उनको भी समझा था, और इरिगेशन की एफिशिएंसीज को हमने लास्ट लेक्चर में हमारे कवर अप किया था। तो इरिगेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलता रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बीच में से कोई भी टॉपिक उठा के याद कर लें। और इस सब्जेक्ट में क्या है, छोटे छोटे बहुत सारे फार्मूले हैं और आपको याद रखने हैं, क्योंकि हर फार्मूले का इस्तेमाल कहीं ना कहीं हो जाएगा। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इरिगेशन एफिशिएंसीज के बारे में, आज उसका इस्तेमाल हमारे नए जो भी हम पढ़ेंगे टॉपिक उसके अंदर उनका इस्तेमाल होगा, उन एफिशिएंसीज का। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए आज स्टार्ट करते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है कंजम्पटिव यूज़। कंजम्पटिव यूज़ क्या होता है? जो क्रॉप्स है जिसको आप इरिगेशन कर रहे हो या इरिगेशन द्वारा उसको ग्रो कर रहे हो, तो उसके अंदर वाटर अप्लाई करने के बाद वाटर की वो मात्रा जो ट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन में खर्च होगी पौधों द्वारा, वो आपका कंजम्पटिव यूज़ कहलाएगी। और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ कंजम्पटिव यूज। कंजम्पटिव यूज फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप may be defined as the total amount of water used by the plants in transpiration and evaporation from nearby soils in any specific time. इसका मतलब है कंजम्पटिव यूज किसी भी सॉइल का वो उस पानी के अमाउंट के कुल अमाउंट को दर्शाता है, यानी पानी की उस कुल मात्रा को दर्शाता है जो कि पौधों द्वारा ट्रांसपीरेशन। अब देखो ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो हम पानी अप्लाई करते हैं क्रॉप्स को, वो धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण के कारण पत्तियों तक पहुंचता है और पत्तियों से वातावरण के अंदर वापस ट्रांसफर हो जाता है। इस पूरे कंसेप्ट को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है ना। और ट्रांसपीरेशन से होता है क्या है, जो प्लांट होता है या क्रॉप होती है उसके टिश्यूज यानी उसकी कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस दौरान जो पानी का इस्तेमाल होता है वो ट्रांसपीरेशन कहलाता है। और जो इवेपोरेशन है जिसको हिंदी में वाष्पीकरण कहते हैं, जो कि आसपास की मिट्टी द्वारा किसी पर्टिकुलर टाइम में हुआ हो, वो कुल मिला के आपका कंजम्पटिव यूज कहलाता है। कंजम्पटिव यूज की जो मात्रा है यानी पानी की कुल मात्रा जो पौधों द्वारा इस्तेमाल की गई है, वो अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर फसल की अपनी एक अलग वाटर डिमांड है। हर फसल एक अलग अलग वातावरण में डेवलप होती है। तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट भी कंजम्पटिव यूज पे काफ़ी हद तक पड़ता है। और अलग अलग स्थानों पे जब हम क्रॉप्स को रेस करते हैं तो उसका भी फर्क पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप एक फ्लैट लैंड के ऊपर क्रॉप को ग्रो करना चाह रहे हैं तो पानी की काफ़ी देर तक आपका वहाँ पे ठहरा रहेगा, लेकिन आप एक ढलान युक्त खेत पर या एरिया पे खेती करना चाह रहे हैं तो पानी वहाँ पे काफ़ी समय तक खड़ा नहीं रह पाएगा। तो ये जो फीचर है आपका, वो आपका कंजम्पटिव यूज कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट से बताया है ट्रांसपीरेशन क्या होता है। तो देखो ट्रांसपीरेशन तो मैंने जैसा कि बताया एक प्रोसेस है जिसमें वाटर लीव करता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के समय, और एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है वाटर वेपर्स यानी पानी की ओस की बूंदों के रूप में। ये पूरा प्रोसेस आपका ट्रांसपीरेशन कहलाता है। अब कंजम्पटिव यूज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें, इम्पोर्टेंट टर्म्स या डेफिनेशंस हैं, हमें समझनी काफ़ी ज़रूरी है, तो उन पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आती है आपका इफेक्टिव रेनफॉल।
इफेक्टिव रेनफॉल इसको PEFF से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसका सिंबल है स्मॉल p और उसके पैर में EFF लिखा हुआ होना, ये नीचे आप देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है। तो इफेक्टिव रेनफॉल वो बारिश की मात्रा होती है जो किसी क्रॉप के ग्रोइंग पीरियड, यानी जब पौधा बढ़ रहा होता है उस टाइम गिरती है, ठीक है ना, ताकि जो पौधा है वो इवेपोट्रांसपिरेशन जो अपनी नीड है उसको मिल सके। इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन का जो मिक्सचर है वो इवेपोट्रांसपिरेशन कहलाता है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो बारिश गिरती है जो पौधों के लिए इस्तेमाल होती है सिर्फ उस क्रॉप पीरियड के ग्रोइंग के दौरान, वो आपकी इफेक्टिव रेनफॉल कहलाती है। इसको स्मॉल p इफेक्टिव से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको CIR से भी लिखते हैं। जब कंजम्पटिव यूज में से इफेक्टिव रेनफॉल को हम माइनस कर देते हैं तब आपका कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट कहलाता है। अब देखिए जो आपका इफेक्टिव रेनफॉल है वो तो एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान की दी हुई पानी है, वो इरिगेशन में काउंट नहीं होता। तो हमें ऐसा पानी चाहिए जो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए, और इरिगेशन का पानी वो पानी होता है जो कि फील्ड में हमें मैकेनिकल या कोई आर्टिफिशियल तकनीक से किसी पर्टिकुलर फील्ड में पानी पहुंचाना हो, वो इरिगेशन कहलाता है। तब किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए जब इफेक्टिव रेनफॉल को कंजम्पटिव यूज में से घटा दें तो आपके पास कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार वन लाइनर पूछे गए हैं क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। देखिए इरिगेशन के टाइम सीपेज का लॉस भी होता है, ठीक है ना, तो उन सीपेज को लॉस को ध्यान में रखेंगे तो आपका जो इरिगेशन आएगा रिक्वायरमेंट वो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट कहलाएगा। या आप सीधे शब्द में कह सकते हो, जब आप कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट में से सीपेज लॉस को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है नेट इरिगेशन, तो मैं सीधा बता देता हूँ। CIR यानी कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट में से जब आपका सीपेज लॉस को हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका नेट इरिगेशन आ जाएगी आपकी रिक्वायरमेंट। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट नेट इरिगेशन इन्वायरमेंट को जब वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं, ये वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप की थी, इससे डिवाइड करेंगे तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट आपका सीधा सीधा आ जाएगा। ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, तो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए जब फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट को वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, जो हमारी पहली एफिशिएंसी जिसके बारे में हमने पढ़ा था, तो आपके पास ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट आ जाएगी। देखो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट में सीधी सी बात है, आपके जो कन्वेंस लॉस होते हैं उनको भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना, इसीलिए फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट को कंजम्पटिव एफिशिएंसी से डिवाइड किया गया है। अब कंजम्पटिव यूज को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? तो देखिए दो प्रकार के तरीके कंजम्पटिव यूज को कैलकुलेट करने के, डायरेक्ट मेथड्स एंड इनडायरेक्ट मेथड। सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित मेथड है वो टैंक लाइजीमीटर मेथड, काफ़ी इजी सा मेथड है, आप घर पे भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड एक्सपेरिमेंट मेथड या फील्ड एक्सपेरिमेंट प्लॉट। नंबर 3 एंड नंबर 4 आजकल इस्तेमाल नहीं किए जाते क्योंकि इनके रिजल्ट इतने ऑथेंटिकेट नहीं है, फिर भी नाम के लिए आपको याद रखना है इनफ्लो आउटफ्लो स्टडी एंड सॉइल मॉइस्चर मेथड, ठीक है ना। ये 4 डायरेक्ट मेथड है जो कंजम्पटिव यूज को कैलकुलेट करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो इनडायरेक्ट मेथड भी 3 तरह के हैं। नंबर 1 ब्लेनी क्रिडल मेथड, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मेथड है और काफ़ी प्रचलित भी है। ES या गेट के एग्जाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पेनमैन्स इक्वेशन, ये आजकल इस्तेमाल नहीं की जाती है क्योंकि इसके रिजल्ट भी इतने ऑथेंटिकेट नहीं है।
थर्ड है HAR ग्रीव्स क्लास ए पैन इवेपोरेशन मेथड, काफ़ी लंबा सा नाम है और आप खाली नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए टॉपिक बाय टॉपिक इनको कवर अप करने की कोशिश करते हैं कि ये मेथड्स क्या है। सबसे पहले बात करते हैं टैंक लाइजीमीटर मेथड की। काफ़ी इसी सा मेथड है। इसमें एक सिलेंड्रिकल कंटेनर लेते हैं, एक बेलनाकार कंटेनर लेते हैं जिसका एरिया फिक्स होता है 10 मीटर स्क्वायर और जो डेप्थ होती है वो आपका 3 मीटर के आसपास होती है, ठीक है ना। एरिया डेप्थ याद रखनी है, इससे रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव पूछे गए कि टैंक लाइजीमीटर मेथड का एरिया और डेप्थ की वैल्यू क्या है। जैसे हम जब बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ते थे उसमें कंक्रीट के अंदर हमने स्लम कोन टेस्ट किया था, स्लम कोन के डायमेंशंस पूछे गए थे। तो कई बार अगर डीप में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो टैंक लाइजीमीटर की डायमेंशंस भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक सिलेंड्रिकल बेलनाकार कंटेनर होता है जिसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर होता है और डेप्थ 3 मीटर होती है, जिसके अंदर एक सॉइल भरी जाती है, ऐसी सॉइल जो पौधा उत्पादन करने के अंदर सक्षम हो। और इसके अंदर इस टैंक के नीचे से खुला होता है और उसके ऊपर एक परफोरेटेड बेस यानी छिद्र युक्त प्लेट लगा देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो पौधों में ठहरे नहीं, वो नीचे से निकल जाए। जैसा कि हम हमारे घरों में करते हैं, गमलों के नीचे छेद वगैरह कर देते हैं, उसी प्रकार से नीचे परफोरेटेड प्लेट रखी जाती है। अब इसमें बीज बोकर किसी पर्टिकुलर क्रॉप का हम उसके ग्रो होने के टाइम को कैलकुलेट करते हैं और उस दौरान जो पानी दिया जाता है उस वाटरिंग को जो सप्लाई कर रहे हैं पानी को उसको VA से प्रदर्शित करेंगे और जो एक्स्ट्रा पानी जो पौधों द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा निकल जाएगा नीचे परफोरेटेड प्लेट से, उसको VD से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये पूरी वाटरिंग के जो पीरियड होता है इसको बेस पीरियड बोलते हैं। आपको सबको पता है बेस पीरियड क्या होता है ना। तो जो पानी आपने सप्लाई किया फील्ड में और जो पानी इस्तेमाल किया गया क्रॉप के बढ़ने में या उसके यील्ड करने में और जो एक्स्ट्रा पानी निकल गया उनके डिफरेंस को जब बेस पीरियड से डिवाइड करें तो कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर या कंजम्पटिव यूज ऑफ क्रॉप कैलकुलेट हो जाता है। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला आपको दिख रहा है, VA माइनस VD अपॉन में B। VA क्या है? वो पानी की मात्रा जो पौधों द्वारा इफेक्टिवली इस्तेमाल की गई अपनी ग्रोथ में, और VD क्या है? वो एक्स्ट्रा पानी जो परफोरेटेड प्लेट से नीचे निकल गया। और B क्या है? बेस पीरियड, दिनों के अंदर इसकी वैल्यू होती है। तो इन तीनों का जब रेशियो, इन दोनों का डिफरेंस का जब रेशियो बेस पीरियड के रिस्पेक्ट में लेंगे तो आपका कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड है आपका फील्ड एक्सपेरिमेंट मेथड। फील्ड एक्सपेरिमेंट मेथड क्या है? एक अप्रोक्सीमेट मेथड है। इसमें क्या करते हैं, एक इरिगेशन वाटर इज अप्लाइड इन सेलेक्टेड फील्ड, यानी एक फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके अंदर इरिगेशन के पानी को सप्लाई करते हैं और इस तरह से अप्लाई करते हैं कि ज़्यादा डीप सीपेज यानी पानी रिस्क के ज़्यादा गहराई तक ना पहुँचे, ठीक है ना। और ना ही उसमें सरफेस रन ऑफ हो, यानी उसकी सरफेस इतनी भी ज़्यादा कठोर ना हो कि पानी ऊपर से बहने लग जाए, जैसा बारिश के दिनों में होता है, सरफेस रन ऑफ ज़्यादा हो जाता है अगर एक्स्ट्रा पानी आ जाए तो, ठीक है। और इससे जो पानी जो पौधों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और जो एक्स्ट्रा पानी बच जाता है उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो ये सीधे सीधे आपके फील्ड एक्सपेरिमेंट मेथड से कंजम्पटिव यूज को आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट दो मेथड जो मैंने डायरेक्ट मेथड के बताए थे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते, ठीक है। इस्तेमाल करने वाले कौन से हैं? अब आता है आपका IDM, इनडायरेक्ट मेथड्स। तो मैंने बताया था इनडायरेक्ट मेथड में जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है वो है ब्लेनी-क्रीडल मेथड। ये मेथड इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये जो कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर है इसकी वैल्यू मंथली बेसिस पे देता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि कंजम्पटिव यूज को मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया गया है? तो इसका आंसर है ब्लेनी-क्रीडल मेथड। तो ये मेथड एक अरिथमेटिक मेथड है, यानी इसका एक फार्मूला है जो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। कंजम्पटिव यूज इक्वल्स टू KT अपॉन में 40 इंटू 1.8T प्लस 32। CU यहाँ पे कंजम्पटिव यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटीमीटर में पर मंथ। T क्या है? टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री सेल्सियस के अंदर, यानी एक पर्टिकुलर महीने के अंदर जो आपका एवरेज टेम्परेचर रहा डिग्री सेल्सियस में वो T के टर्म में आएगा।
स्मॉल पी क्या है? परसेंटेज ऑफ डे टाइम आवर्स ऑफ द ईयर अक्यूरिंग ड्यूरिंग द पीरियड, यानी वो टाइम जिसमें हमने पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो किया विद रेस्पेक्ट टू ईयर, यानी मान लीजिए आपने साल में कोई फसल को 40 दिनों के लिए उगाया, तो 40 दिन 365 का कितना प्रतिशत हुए, वो आपका पी कहलाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका टी, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमाइनिंग बाय एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड क्रॉप फैक्टर। आप के को क्रॉप फैक्टर के रूप में जान सकते हैं, और इसकी वैल्यू अलग अलग फसलों के अलग अलग होती है, देखेंगे आगे। तो इसी फॉर्मूले को अगर हम रीअरेंज करके देखिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप देख वही तो फॉर्मूला है, बस इसको अलग रूप में लिखने की कोशिश की गई है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हारग्रीव्स क्लास ए पेन इवेपोरेशन मेथड। काफी लंबा चौड़ा नाम है इसका। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके नाम को। हारग्रीव्स क्लास ए पेन इवेपोरेशन मेथड, ये मेथड बेसिकली इवेपो ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन के रिस्पेक्ट में क्रॉप पीरियड को कैलकुलेट करने में मदद करता है। यानी यहाँ पर हम जो कंजम्पटिव यूज है उसको इवेपो ट्रांसपिरेशन के रूप में समझेंगे। ठीक है ना, और जो आपका उसको ईटी से लिखेंगे हम, कैपिटल ई और उसके पैर में टी को इवेपो ट्रांसपिरेशन के रूप में जाना जाएगा। और जो ईपी है वो पैन इवेपोरेशन कहलाएगा, और के क्या होगा आपका जो पीछे था, क्रॉप पीरियड कहलाएगा। तो जब आप इवेपो ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन का रेशियो लेंगे ईटी अपॉन में ईपी, तो आपको वो क्रॉप पीरियड दे देगा, सॉरी क्रॉप फैक्टर दे देगा। और इस क्रॉप फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो क्रॉप्स है उनको अलग अलग 8 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया, और इसकी वैल्यू 0.8 से 1.3 के बीच में रहती है अलग अलग। जनरली राइस या चावल की खेती के लिए इसकी वैल्यू 0.8 से 1.3 के बीच में रह सकती है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि हम इवेपोरेशन को कैसे कैलकुलेट करें। तो इवेपोरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्रिश्चियनसेन फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा सा फार्मूला है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। EP इक्वल्स टू 0.459 RCTCNCSCWCE, है ना। इन सारे फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और तब आपका इवेपोरेशन EP की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। और EP की कैलकुलेट करने के लिए आप जो पेन इस्तेमाल करते हो उसका साइज 1.2 मीटर डाया होता है, 25 सेंटीमीटर गहरा होता है, और इसमें पानी की जो डेप्थ है 5 से 7.5 मीटर के बीच में मेंटेन की जाती है। तो इनमें बाकी टर्मिनोलॉजीज क्या है ये आपको समझा देता हूँ। और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, यानी जो सूरज से जो प्रकाश आता है उसकी मात्रा अधिक आती है, वो R से रिप्रेजेंट की जाती है। एक तरीके से कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें डायरेक्टली गिवन होती है। CT कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है, यानी उस पर्टिकुलर टाइम पर टेम्परेचर क्या रहा उसका कोफिशिएंट CT है। CN कोफिशिएंट ऑफ ह्यूमिडिटी, नमी की मात्रा क्या है, ह्यूमिडिटी नमी को प्रदर्शित करती है। देखिए जिन इलाकों में नमी ज़्यादा होगी वहाँ पर वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा, गर्मी भी ज़्यादा होगी और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। CS कोफिशिएंट ऑफ पॉसिबल सनशाइन, यानी मैक्सिमम सनशाइन आवर्स आपको कितने मिले उसको प्रदर्शित करने के लिए आपको जो CS फैक्टर आपको देखने को मिलता है। CW कोफिशिएंट ऑफ विंड वेलोसिटी, हवा का वेग कोफिशिएंट ऑफ विंड वेलोसिटी के रूप में कहलाएगा। और CE कोफिशिएंट ऑफ एलिवेशन, कोफिशिएंट एलिवेशन यानी आपकी जो जमीनी स्थिति है वो कैसी है, वो CE से रिप्रेजेंट होती है। तो ये सारे कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू आपको डायरेक्टली कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हालांकि ऑब्जेक्टिव में पूछने की संभावना काफ़ी कम है, अगर पूछ लिया जाए तो इनकी वैल्यूज डायरेक्टली दे दी जाती है। इन सारी वैल्यूज को आपस में पुट ऑन करके आप EP की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है, आपको इस क्वेश्चन में क्रॉप पीरियड की वैल्यू दे दी जाती है या क्रॉप फैक्टर की वैल्यू दे दी जाती है, EP आप कैलकुलेट कर लेते हैं और इनका इस्तेमाल करके आप ET या CU का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो ये था आपका कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर
और इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज होपफुली आप लोगों को समझ में आई होगी। देखिए धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि इसमें कई सारे फॉर्मूले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कल एक बड़ा लेक्चर अपलोड करूंगा जिसमें एक दो टॉपिक कंबाइंडली आपके ऐड हो जाएंगे, है ना। मतलब हमारे मान के चलिए इरिगेशन में 4-5 टॉपिक इंपॉर्टेंट और बचते हैं। फिर इरिगेशन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, हाइड्रोलॉजी का स्टार्ट हो जाएगा। हाइड्रोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है इरिगेशन से, लेकिन वो इरिगेशन में ही काउंट होता है, इसलिए उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग लेक्चर देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। जो भी मैं नोट्स बना रहा हूँ या आपको पढ़ा रहा हूँ ये इंग्लिश में है, जैसा कि पहले भी करते आया हूँ। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के नोट्स साथ में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जो मेरा ऑडियो मैसेज था उसके थ्रू मैंने बताया था कि प्लीज़ डीमोटिवेटेड मत होना और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तब तक के लिए मैं रोहित व्यास साइनिंग ऑफ। जय हिंद।